एलएसी पर चीनी हिमाकत की आशंका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एलएसी पर भारत की रणनीति क्लियर हो चुकी है। चीनी हिमाकत पर सेना को खुली छूट मिल गई है। आपको बता दें कि पीएलए ने बॉर्डर पर हिमाकत की तो गोली चलाने की भारतीय सैनिकों को खुली छूट है। भारत की सेना अब सीधा फायर करेगी। चीन ने मर्यादा तोड़ी तो अब सीधा गोली मारने का आदेश दिया गया है। चीन हिमाकत पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे हिंद की सेना। एलएसी पर भारत की पोजीशन को कोई नुकसान पहुंचा तो सीधा हमला करेगी इंडियन आर्मी। सच्चा कौन, झूठा कौन, चालबाज कौन, चोर कौन और सीना जोर कौन? इन्हीं सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन और भारत के बीच हाई लेवल बैठकों का दौर है, लेकिन नतीजा सिफर। दुनिया जानती है कि झूठ और फरेब के सहारे ड्रैगन सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है, लेकिन बैठक के दौरान वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने सीमा पर कोई धोखाधड़ी की है, उसने कोई झूठ बोला है या कोई फरेब किया है। जमीन कब्जाने की मंशा पर ड्रैगन का सफेद झूठ, गलवान में खूनी झड़प पर चीन का कबूलनामा। पिछले कई दिनों से एलएसी को लेकर जिस शांति बहाली की बातचीत हो रही है, चीन ये मानने को तैयार नहीं कि उनके सैनिकों ने ही एलएसी की मर्यादा भंग की है। उल्टा बातचीत के माहौल में भी उनकी नजर उन इलाकों पर दिखी जहां हिंदुस्तान अपने इलाके की जमीन की सुरक्षा कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर हुई कि पहली बार चीन ने यह कबूल किया कि गलवान में हुई खूनी झड़प में उनके भी सैनिक मारे गए। सैन्य मोर्चे पर चीन के अड़ियल रवैये के बावजूद भारत अपनी संजीदगी से पीछे नहीं हट रहा। तभी तो भारत चीन सीमा पर इतने भयावह तनाव के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। We are a democracy. We are very proud. We are the largest democracy. Very proud to be a democracy. But I accept that there are many countries in the world which are not democratic. But I think there is one fundamental which we should all observe, which is rule of law. That if we sign up to agreements and conventions and regimes, we should follow that. Because if you don't, there won't be a world order. And that has nothing to do with democracy. दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाला हद से आगे निकले तो जवाब देने और हिसाब बराबर करने में भी पीछे नहीं रहता। इस बार गलवान में भी अपने 20 सैनिकों की शहादत का हिसाब हमने मौके पर ही ब्याज समेत वसूला। और फिर जब चीनियों की नजर एलएसी की स्थिति बदलने पर लगी थी तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर रणनीतिक मोर्चों और चोटियों पर किला फतेह भी हमारे सैनिकों ने ही किया है। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन और भारत में लगातार हाई लेवल बैठक हो रही है, लेकिन चीन इस बात पर लगातार झूठ बोल रहा है कि एलएसी की तरफ ड्रैगन की सेना पहले आगे नहीं बढ़ी है। चीन भारत में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। एलएसी पर चीन पहले आगे बढ़ा है ये मानने को तैयार ही नहीं है। सुरक्षा में लगे भारतीय फौज को हटाने पर चीन का जोर है। गलवान में चीनी सैनिक मारे गए, अब जाकर के ड्रैगन ने इस बात को कबूला है। बातचीत से ही होगी शांति बहाली, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। क्या ठंड से पहले चीन हिमाकत करेगा? क्या लद्दाख में जंग छेड़ेगा ड्रैगन? लद्दाख में 50,000 सैनिकों की तैनाती का मकसद क्या है? पैंगोंग के पास क्यों तैनात हुए हैं चीन के J-20 फाइटर जेट? पैंगोंग से 300 किलोमीटर दूरी पर चीन के जंगी जेटों की दहाड़ क्यों है? जिनपिंग को अपने सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन J-20 को लद्दाख के पास तैनात करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में दगाबाज चीन की नई चाल। पैंगोंग के पास चीनी एयरपोर्ट की जबरदस्त मूवमेंट। ये सैटेलाइट तस्वीरें कुछ ही घंटे पहले की हैं। क्या चीन कड़ाके की सर्दी से पहले युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या ठंड का फायदा उठाकर वो भारत से भिड़ने की साजिश रच रहा है? एलएसी पर सुलह की संभावनाओं को सिरे से खारिज करने वाले जिनपिंग की नई चाल क्या हो सकती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि जंग के हालात में ड्रैगन का संहार करने की हिंदुस्तान की तैयारी क्या है? लद्दाख में तैनात 50,000 चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि चीन के चक्रव्यूह में रूस की युद्ध नीति हावी है। जिनपिंग की रणनीति पर रूसी वॉर गेम की छाप दिख रही है, तो हिंद की सेना ने भी चीन की युद्ध नीति का करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रूसी युद्ध नीति के हिसाब से रेड आर्मी सबसे पहले तोप और रॉकेट से हमला करेगी, जबकि जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों से ड्रैगन आर्मी भारत के राफेल, सुखोई, जगुआर
और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमानों के हमलों से अपने सैन्य ठिकानों को बचाने की कोशिश करेगी। 320 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस से रेड आर्मी को पीएलए निश्चित तौर पर एयर डिफेंस से कवर देगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए चीन के चक्रव्यूह को भेदना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बड़ी खबर है, लद्दाख के पास तैनात चीन के 50,000 सैनिकों पर हिंदुस्तान की सेना भारी है। चीन के होटान, ल्हासा या काशनगर एयरबेस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। अगर चीन ने हिमाकत की तो राफेल की अगुवाई में भारत के जंगी जेट ड्रैगन को बर्बाद कर देंगे। हिंदुस्तान के राफेल, सुखोई, जगुआर और मिराज की दहाड़ ड्रैगन के लिए किसी काल से कम नहीं है। होटान, ल्हासा या काशगर में मौजूद चीनी एयरबेस इंडियन एयरफोर्स के टारगेट पर है। हिंदुस्तान के जंगी जेट राफेल की अगुवाई में चीन के होटान, ल्हासा और काशगर के एयरबेस को मिनटों में तबाह और बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। होटान, ल्हासा या काशगर से उड़ान भरकर जितनी देर में पीएलए एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एलएसी पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात भारत के फाइटर जेट हमले को अंजाम देने में सक्षम हैं। खासकर राफेल की मार चीन में हाहाकार मचाने की पूरी कुव्वत रखती है। राफेल, जगुआर, सुखोई और मिराज की अचूक मिसाइलों की मार से चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना तय है, जिससे तिब्बत के रेगिस्तानी टीलों में तैनात चीन की तोप, रॉकेट और ट्रूप हिंदुस्तानी हमले की जद में आ जाएंगे। तो इस बीच लद्दाख की पहाड़ियों पर हाइट पर बैठी हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह चीन पर हावी हो जाएगी। ऐसे में लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में रेड आर्मी के लिए हिंदुस्तान की सेना से टकराना आसान नहीं होगा। जानकार कहते हैं कि 10 दिन के भीषण युद्ध के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार है। ऐसे में भारत और चीन के बीच अगर जंग छिड़ी तो 10 दिनों के अंदर विश्व के दूसरे देश भी इस महायुद्ध में शरीक हो सकते हैं। हालांकि खुद हिंदुस्तान के पास 60 दिनों के लिए लगातार जंग का पूरा साजो सामान मौजूद है और भारत हर तरह से चीन को करारा जवाब देने में भी सक्षम है। एक तरफ एलएसी पर चीन शांति बहाली के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो दूसरी ओर ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है। ताइवान को चीन ने फिर से धमकी दी है। अमेरिका ने साथ दिया तो होगी जंग, ये चीन ने कहा है। ताइवान की सीमा में चीनी विमानों ने भरी उड़ान। चीन से निपटने के लिए ताइवान सक्षम है। ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल करके दिखाई अपनी ताकत। क्या अमेरिका और चीन में होगी सीधी भिड़ंत? क्या खुद की मौत मरेगी ड्रैगन की सेना? सवाल अहम है और हालात भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ एलएसी पर चीन भारत के साथ तनाव को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका से भिड़ने को भी तैयार है। ताइवान में जमीन से आसमान तक ड्रैगन की सेना पूरी ताकत दिखा रही है, लेकिन ताइवान भी चीन की धमकियों के आगे झुकने को कतई तैयार नहीं। ताइवान की सेना ने भी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी ताकत दिखाई है। ताइवान के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि उनका देश पूरी ताकत के साथ चीन को जवाब देगा। यही नहीं, ताइवान अमेरिका से हथियार और गोला बारूद जरूर खरीद रहा है, लेकिन अपनी खुद की सुरक्षा में वो सक्षम है। ताइवान के सिर पर अमेरिका का हाथ, ड्रैगन को लगी मिर्ची, जंग की दी धमकी। ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ढाल की तरह उसके आगे खड़ा है। अब चीन की बौखलाहट इतनी है कि वो अमेरिका को भी वॉर की धमकी दे रहा है। कोरोना वायरस सहित कई मसलों पर चीन से अमेरिका पहले ही नाराज है। ट्रंप ताइवान के जरिए ड्रैगन पर चोट का मौका खोज रहे हैं। जाहिर है जंग का शंखनाद कभी भी हो सकता है, और ये जंग अगर हुई तो वर्ल्ड वॉर की नौबत भी आ सकती है। एक अहम खबर है, यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को बेहद तल्ख जवाब दिया है। आपको बता दें कि यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान की फजीयत की। भारत ने पाकिस्तान को बताया फेल राष्ट्र। पाकिस्तान के लिए मूल्यों की कीमत नहीं है, उन्हें लोकतंत्र के संस्कारों का ही नहीं पता। दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है पाकिस्तान, तो यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान की फजीयत की है और पाकिस्तान को याद दिलाया है कि उसकी कथनी करनी में कितना अंतर है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान में मीडिया का गला घोटने की कोशिश की गई। एक के बाद एक कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया।
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 49 पत्रकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ केस दर्ज कराया गया पाकिस्तान में। इधर कश्मीर के त्राल में आतंकी संगठन अल बदर के दहशतगर्द ने एक घर में घुसकर कई लोगों को बंधक बना लिया। खूंखार आतंकी ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर ले लिया। इस थ्रिलर एनकाउंटर का क्लाइमेक्स दिल दहला देने वाला है। रिपोर्ट देखिए। मैं एसडीपीओ त्राल आपको रिक्वेस्ट करता हूं से अहल बचाने का मेहरबानी करके आप बाहर आए। इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। आदमखोर आतंकी सरेंडर को तैयार न हुआ। हमारे सामने सरेंडर करे। दहशतगर्द को 1 2 नहीं 4 मौके दिए गए। बता इसको, बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। लेकिन बेगुनाहों को ढाल बनाकर बैठा खूंखार आतंकी बारूदी खेल खेलने के फिराक में था। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण के मौके कई बार दिए। स्थानीय निवासी से भी आतंकी को संदेश भिजवाया। अरे इसको बोल सिलेंडर कर ले, आप बचोगे। बता इसको, बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। आत्मघाती आतंकी दीवारों की ओट लेकर बैठा था। उसके कब्जे में मासूम बच्चा था, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। कश्मीर के त्राल में खून खराबा मचाने पहुंचे आतंकी के कब्जे से इन सबको बचाना मिशन इम्पॉसिबल लग रहा था। इसलिए वो सुरक्षा बलों की सभी चेतावनी को अनसुना कर रहा था। मैं एसडीपीओ त्राल आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाहर आके हमारे सामने सरेंडर करे। भारतीय शूरवीरों के पास आतंकी के एनकाउंटर के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इस एनकाउंटर में भी जोखिम था। एक फायर की गलती भारी पड़ सकती थी। क्या बोल रहा है? आजा आजा। आतंकी के कब्जे में फंसे सभी लोगों की जान जा सकती थी। इतने मुश्किल मिशन को पॉसिबल बनाने का हुनर और हौसला सिर्फ हिंदुस्तानी सूरमाओं के पास है। तो मैं अंदर गया 2-3 बार, इसको खोज दे बोला कि आप बाहर आ जाओ, सिलेंडर करो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसने 4 बार जाके भी नहीं माना और अनाउंसमेंट भी किया है, लेकिन उसने नहीं माना। बेगुनाहों को बंदूक के नोक पर लेने चले आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर कर गोलियों से भून डाला। एनकाउंटर के बाद बंधक बनाया गया कश्मीरी परिवार सुरक्षित निकाल लिया गया। आतंकी के कब्जे से छूटे लोगों ने राहत की सांस ली। इनको कवर दो और इवैक्यूएट करो यहाँ। इनको कवर दो और इवैक्यूएट करो यहाँ। भारत के शूरवीरों की सूझबूझ और साहस ने न सिर्फ एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाया, बल्कि कई लोगों को जीवन दान दिया। अरे इसको बोल सिलेंडर कर ले, आप बचोगे। बता इसको, बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। करता हूं अपने अहल बचाने का मेहरबानी करके आप बाहर आए कि वो बाहर आके हमारे सामने सरेंडर करे। और अब बॉलीवुड से बड़ी खबर है। रणवीर सिंह के साथ गोवा से मुंबई पहुंची है दीपिका पादुकोण। ड्रग्स मामले में दीपिका से कल एनसीबी पूछताछ करेगी। सारा और श्रद्धा से भी एनसीबी जल्द पूछताछ करेगी। सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी के बयान पहले ही दर्ज कर लिए गए। दीपिका और रणवीर गोवा से मुंबई लौट आए। जुबां से क्या बातें हों वो ना सुनी जा सकी, ना चेहरे के भाव को पढ़ पाना आसान रहा, लेकिन आंखों ही आंखों में जो इशारे दिखे और समझे जा सके, उनसे तो यही लगा कि तनाव गहरा है और आगे दिख रहे मुश्किल हालात का एहसास भी है। पहले यह तय हुआ था कि दीपिका की एनसीबी के सामने पेशी आज होगी, लेकिन उसने एनसीबी से शनिवार को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की दरख्वास्त की थी, जिसे एजेंसी ने मान लिया है। दीपिका पादुकोण का एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस में पहुंचकर सवालों से सामना होगा। हाई प्रोफाइल पूछताछ के लिए एनसीबी ने भी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि दीपिका पादुकोण को कल उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग्स को लेकर की गई चैट से आमना सामना करवाया जाएगा। वही व्हाट्सएप चैट जो अब दीपिका पादुकोण के गले की फांस बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड की मस्तानी को न सिर्फ एनसीबी के सवालों के जवाब जुबानी देने होंगे, बल्कि लिखित में भी देने होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भी अपने जवाब कोरे कागज पर लिख कर देने पड़े थे।
एनसीबी पहले दीपिका से पूछताछ करेगी और उसके बाद दीपिका के बयानों को वेरीफाई करने के लिए उसे करिश्मा के साथ बैठाकर सवाल जवाब किया जाएगा। खास बात यह है कि एनडीपीएस एक्ट 67 में अगर किसी संदिग्ध से कोई सवाल पूछा गया और उसके जवाब में वो चुप्पी साध जाए तो कानूनन ये माना जाता है कि आप मानते हैं कि आप इस अपराध में शामिल हैं या उस अपराध के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कल बॉलीवुड की मस्तानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है, अगर हाँ तो किसने दिया, 2017 के ड्रग्स की मांग वाले चैट क्या आपके हैं, करिश्मा को आप कैसे जानती हैं, करिश्मा से ड्रग्स किसके लिए मंगवाया गया था, करिश्मा से ड्रग्स कितनी बार मंगवाया, ड्रग्स के लिए क्या आपने करिश्मा को पेमेंट किया, कोको रेस्टोरेंट वाली पार्टी में कौन कौन था, पार्टी में किस किस ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक दीपिका के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। एनसीबी को बरगलाना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि दीपिका के खिलाफ एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं। जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। बड़ी खबर है, राजस्थान के डूंगरपुर में हालात और बिगड़ गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे पर जारी विवाद ने बीती रात हिंसक रूप ले लिया। हालांकि इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन नियंत्रण में। बताया जा रहा है एसटी अभ्यर्थियों ने नेशनल हाईवे पर डेरा डाल रखा है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देर शाम हजारों प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर कब्जा भी कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं बल्कि और बेकाबू हो गए। पथराव में एक थानाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं क्योंकि वहां मौजूद भीड़ ने हमला कर दिया था पुलिसकर्मियों के ऊपर। इस बीच पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 1167 पदों को एसटी कोटे के उम्मीदवारों से भरने की मांग को लेकर इस समुदाय के लोग पिछले 18 दिन से धरना दे रहे थे। धरने के बाद कल अचानक ये लोग उग्र हो गए और हाईवे पर धावा बोल दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे राजस्थान के डूंगरपुर की शिक्षक भर्ती पर यह बवाल है जिसमें काफी तादाद में लोग जुटे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिसकर्मी जब वहां पहुंचे इस भीड़ को यहां से हटाया जा सके क्योंकि सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क जाम हो गया था इस वजह से, तो उल्टा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। आगे बढ़ेंगे। लव जिहाद के नाम की सनक का दी एंड कब होगा? लव जिहाद के लिए पहले तबाही फिर बर्बादी और अब हालात बेरहमी से कत्ल तक पहुंच चुके हैं। ये पूरी खबर आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की हम बता रहे हैं। पहले पति ने पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पति के लाख दबाव के बाद भी जब पत्नी नहीं मानी तो पति एजाज ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी और पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी एजाज अहमद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि हत्या के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से झाड़ियों से युवती का सिर कटा शव बरामद किया है। वारदात में इस्तेमाल फावड़ा, चाकू, मोबाइल फोन और दूसरे सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। वारदात के बाद हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला लव जिहाद का था। धर्म परिवर्तन नहीं किया तो पत्नी को एजाज ने मार डाला और बेरहमी से मार डाला, सिर को धड़ से अलग कर दिया। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है एजाज ने। फिलहाल दोनों ही लोग पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कत्ल में इस्तेमाल किया गया सारा सामान बरामद किया गया है। ये 21 सितंबर की शाम को थाना चौपन के पीर नगर पर एक महिला का सरकटा शव मिला था। जानकारी ये प्राप्त हुई कि प्रिया सोनी ने बीती 7 जुलाई को एक लड़के एजाज अहमद के साथ में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। एजाज अहमद और उसके परिवार के द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा था कि बिना धर्म परिवर्तन किए तुम्हें हमारे यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 सितंबर को जब लड़की को एक ओबरा में एक हॉस्टल में रखा था पहले से, 19 सितंबर को वहाँ से बुलाया और अपने एक मित्र शोएब अख्तर के साथ मिल करके
धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। अगली खबर है बिहार से। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता है कि रामविलास पासवान गंभीर रूप से बीमार हैं या चिराग के साथ बढ़ी तल्खी की वजह से नीतीश ऐसा कह रहे हैं? जी हां, रामविलास की बीमारी पर नीतीश ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और कहा है कि हमें तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है। दिल्ली में आईसीयू में भर्ती हैं रामविलास पासवान। नीतीश और चिराग के बीच चल रही है तनातनी। बिहार में मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन का है, लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमे के योद्धा घर में ही एक दूसरे से निपट रहे हैं। चर्चा सबसे ज्यादा नीतीश बनाम पासवान की। नीतीश से बीमार चल रहे सीनियर पासवान के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो बिहार के सीएम ने जवाब दिया, हमको बहुत नहीं मालूम है। हमको बहुत नहीं मालूम है। हमको बहुत नहीं मालूम है। आप भी कमाल करते हैं नीतीश बाबू। माना कि बेटे चिराग ने लंका लगा रखी है, तो क्या उनके पिता रामविलास को लेकर आप इतने कठोर और अनजान हो जाएंगे? हमको बहुत नहीं मालूम है। 5 दिन पहले चिराग पासवान ने बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली से एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में पिता रामविलास पासवान के आईसीयू में होने का जिक्र था और मार्मिक संदेश भी कि एक बेटे के नाते वे इस हालत में पिता को छोड़कर बिहार नहीं आ सकते। लेकिन उसी चिट्ठी के निचले हिस्से में 2-3 पंक्तियां ऐसी थी जो नीतीश को चुभने वाली जरूर थी। चिराग ने मौजूदा नीतीश सरकार के बारे में कहा था कि वो 2015 में बने महागठबंधन की नीतियों पर चल रही। साथ ही चिट्ठी में चिराग ने ये भी लिखा था कि बिहार के लिए एलजेपी का अपना एक अलग विजन है। अब सवाल ये कि नीतीश की नाराजगी अगर चिराग की चिट्ठी के निचले हिस्से में लिखी पंक्तियों से है, तो ये कैसे मुमकिन है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी का पूरा ऊपरी हिस्सा ना पढ़ा हो? लेकिन सीनियर पासवान की सेहत के सवाल पर नीतीश कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। हमको बहुत नहीं मालूम है। अच्छा है नीतीश बाबू, राजनीति में अपने मतलब की चीजें ही तो पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं और सुनी जाती हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सवाल यह है कि आज जब हर किसी को अपनी आजादी पसंद है, फिर चाहे बोलने की हो, रहने सहने की हो, ऐसे में फिर किसान की आजादी से परेशानी क्यों है? किसान बिल को लेकर विरोध का एक पॉइंट और भी है और वो है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है और विपक्षी पार्टियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस समेत कई ऐसी विरोधी पार्टियां हैं जो कि किसानों के इस बंद का समर्थन करती हैं। कृषि बिल पर बीजेपी का जागरूकता अभियान हालांकि आज से ही शुरू हो रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी का ये अभियान है। किसानों को ये समझाने के लिए ये जागरूकता अभियान है कि ये बिल दरअसल उनके हित में है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, ताकि कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। किसानों की मदद के मकसद से एमएसपी की शुरुआत 1965 में हुई थी और तब से बदस्तूर जारी है। लेकिन इससे फायदा कितने और किन किसानों को पहुंचता है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। पंजाब में मैं ऐसे किसानों को जानता हूं जिनके पास 3-3 हजार एकड़ की जमीन है और वहां पे कर रहे हैं काम। ऑल सेड एंड डन, इसमें हो क्या रहा है, कई लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। 2015 में आई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। मतलब 94% किसान एमएसपी के फायदे से दूर रहते हैं। सरकारें भले ही हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती आई हैं, लेकिन आमतौर पर धान और गेहूं की ही खरीद हो पाती है। मूंगफली, सोयाबीन, अरहर और दूसरी फसलों की सरकारी स्तर पर खरीद नहीं हो पाती, जिसके बाद किसान को बिचौलियों की शरण लेनी पड़ती है। जिससे किसानों को बचने के लिए लाए गए बिलों में से एक है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता व कृषि सेवा पर करार बिल 2020, जिसका मुख्य मकसद किसानों को उनकी फसल की उचित और निश्चित कीमत दिलवाना है। ये बिल किसानों को छूट देता है कि वो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी कीमत पर फसल बेच सकें। दरअसल अभी किसान की कमाई पूरी तरह मानसून या मौसम पर निर्भर करती है। फसल खराब होने का भी खतरा रहता है, लेकिन नए कानून के तहत किसानों का सारा रिस्क पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले खरीदार पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी किसान आढ़तियों के जरिए या खुद से मंडियों में फसल बेचते हैं, लेकिन नए कानून के तहत किसान फसल और खरीदार के बीच एक सीजन
या फिर 5 साल के लिए हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि जिन बिलों को किसान विरोधी बताकर हवा खड़ा किया जा रहा है उसकी हकीकत कुछ और है। तमाम मुश्किलें सहकर किसान हमारी और आपकी थाली में रोटी पहुंचाता है। अब उस किसान की फिक्र कम होने वाली है और उसकी थाली में छेद करने वालों की फिक्र बढ़ने वाली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक डीटीसी क्लस्टर बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। हादसे में एक नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात 9:30 बजे सड़क पर सरेआम मौत का तांडव हुआ। डीटीसी बस का ड्राइवर नंद नगरी फ्लाईओवर से बस को इतनी तेजी से नीचे लाया कि उस पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा और फिर शुरू हुआ मौत का वो खेल, जिससे पल भर में मौके पर मातम पसर गया। बेकाबू तेज रफ्तार बस किनारे खड़ी रेहड़ी पटरी वालों को कुचलते हुए एक टाटा 407 वाहन से जा टकराई। ड्राइवर की भारी लापरवाही को देख मौके पर मौजूद लोग गुस्से से भर गए और बस में बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी। लेकिन इससे पहले एक शख्स की गलती से 3 जानें जा चुकी थी। गुस्सा इतना बढ़ा कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बना लिया। इसी बीच पुलिस ने बीच बचाव कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बस के अंदर चंद यात्री ही मौजूद थे, लेकिन जो भी बस में थे उन्हें भी चोट आई है। आशंका इस बात की है कि ड्राइवर नशे में रहा हो। ये 9:30 या 9 बजे का हादसा है जी, ठीक है जी। वो गाड़ी इतनी स्पीड में लेकर के आया, उनने किसी को भी नहीं देखा। यहाँ पे वहाँ से उन्हें सर्विस रोड पे उनने पता नहीं क्यों मोड़ी, पता नहीं क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी। हादसा हुआ कोई बात नहीं जी, मगर उसको गाड़ी रोक के ही खड़ा हो जाना चाहिए था। तो गाड़ी ले इस ट्रक में टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेके दोबारा भागा और किसी को मारने की भी उसकी प्लानिंग थी। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सड़क किनारे खड़े लोगों को डीटीसी की क्लस्टर बस ने बुरी तरह रौंद दिया। ये हादसा रात करीब 9:30 बजे का है। ITI नंद नगरी के सामने फ्लाईओवर है, यहाँ से बस काफ़ी तेजी से नीचे आ रही थी। बस अचानक से सर्विस लेन में चली गई। उस वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर काफ़ी सारी रेडियाँ खड़ी हुई थी, ऑटोस खड़े हुए थे और बस ने यहाँ पे खड़े लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। हादसे में मारे गए लोगों में दिल्ली के मंडोली इलाके का 12 साल का लड़का करण भी शामिल है। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया के सामने सीक्रेट सुपर पावर ने एक बार फिर से सुपर पावर को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने एक बार फिर अपने एयर डिफेंस की ताकत दिखाई है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये मिसाइल जो दिख रही है, ये रूस का सैम S-400 मिसाइल सिस्टम है और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये शायद विश्व युद्ध की मुनादी है। हुआ कुछ यूं कि रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एयर डिफेंस ड्रिल की और बता दिया कि सुनो अंकल सैम, अगर तुम सुपर पावर हो और जिनपिंग डेप्यूटी सुपर पावर हैं, तो हम भी सीक्रेट सुपर पावर हैं, जिसके पास विध्वंसक शक्तियां हैं, जो दुनिया के कई हिस्सों को मिटाने का मादा रखता है और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की ताकत रखता है। रूस ने यह अभ्यास अस्ट्राखान नाम की जगह पर किया। इससे संदेश साफ था कि रूस अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, ताकि ग्लोबल लीडर्स को यह संदेश जा सके कि रूस भी हथियारों के मामलों में किसी से पीछे नहीं है। रूस और अमेरिका के बीच आजकल के हालात काफी जटिल हैं। एक और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पुतिन को काफी पसंद करते हैं और दूसरी ओर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए रूस साजिश रच रहा है। तो अब ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि आखिर रूस अमेरिका के साथ है या खिलाफ है। लेकिन इन सब के बीच इस एयर डिफेंस टारगेट प्रैक्टिस से एक बात तो साफ हो जाती है कि साजिश और प्यार की बात जब होगी तब देखी जाएगी। लेकिन तब तक रूस ने यह संदेश दे दिया है कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं। अगर तनाव हुआ तो फिर बर्बादी का युद्ध होगा, क्योंकि पहले से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पुतिन और जिनपिंग की अच्छी बनती है। चीन और रूस साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और चीन और रूस साथ मिलकर अमेरिका को दबाना चाहते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,